Yeah, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about your most awaited movie called The Flash, जो कि DCEU यानी कि डिटेक्टिव कॉमिक्स एक्सटेंडेड यूनिवर्स की 14th इंस्टॉलमेंट है। अभी तक डीसी की यूनिवर्स में टोटल 13 मूवीज आ चुकी हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके चैनल पर अपलोड कर दी हैं। हालांकि ये मूवी भी थोड़ी जल्दी आ जाती, लेकिन क्या करें कि वार्नर ब्रदर्स वाले और द फ्लैश के प्रोडक्शन टीम इस वीडियो को पब्लिश होने ही नहीं दे रही थी। मगर काफी मेहनतों के बाद में फाइनली ये वीडियो आ चुका है आप लोगों के लिए। और हाँ, इस कहानी को शुरू करने से पहले ही बता देता हूँ कि इस एक मूवी के अंदर ऑलमोस्ट 5 से 6 अलग अलग मूवीज का रेफरेंस है, एज वेल एज बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, डाउन ऑफ जस्टिस, जस्टिस लीग, वंडर वुमन, सुपरमैन यानी कि मैन ऑफ स्टील, और पुरानी वाली बैटमैन की मूवीज को भी काउंट कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे कैमियोज हैं इसमें। खैर, जैसे जैसे रेफरेंसेस आते जाएंगे उनकी डिटेल्स भी आपको मिलती जाएगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में बज चुके होते हैं सुबह के 8:30 और जॉब पे जाने का टाइम हो चुका होता है इस कहानी के लीड एक्टर बैरी एलन का, जो कि द फ्लैश का किरदार भी निभा रहे हैं। इस वक्त वो बहुत भूखे होते हैं, हमेशा अपनी सुपर फास्टनेस, अपने हाइपर डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है। उसका हमेशा से यही रूल था कि ऑफिस जाने से पहले एक सैंडविच और एक कॉफी उसे मिल जानी चाहिए टाइम पर। लेकिन इस बार जो रिसेप्शन पे बंदा खड़ा था वो एक नया बंदा था और वो बहुत ही स्लो काम कर रहा था। तभी बैरी को अल्फ्रेड का कॉल आता है और वो बताता है कि पास ही में एक रॉबरी हुई है, कुछ चोरों ने एक बिल्डिंग से पॉइजन गैसेस को चुरा लिया है, तो मैं इसी वक्त जाकर उन्हें रोकना होगा। बैरी कहता है कि हमारी जस्टिस लीग टीम में और भी तो लोग हैं, आप उनसे क्यों नहीं कांटेक्ट करते हो, जहां पर अल्फ्रेड का कहना था कि हर कोई अपने अपने काम में बिजी है। इस वक्त उस मूवमेंट पर सबसे पहले पहुंचने के लिए तुम ही अवेलेबल हो। वैसे मैंने ब्रूस को भी ऑलरेडी कॉल कर दिया है, लेकिन तुम जल्दी पहुंचो। जिसके बाद फ्लैश भैया अपनी ड्रेस यानी कि कॉस्ट्यूम पहनकर रेडी हो जाते हैं। हालांकि कुछ फैंस उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन इस वक्त लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी था और पूरे गॉथम सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर फ्लैश अपनी पूरी स्पीड के साथ तेज भागकर उस बिल्डिंग तक पहुंचने की कोशिश करता है। हालांकि मुझे सीजीआई थोड़े बिलो एवरेज लगे, लेकिन हाँ, अगर ओवरऑल बात करी जाए तो गुड टू वॉच। हालांकि इस वक्त रॉबर्स ने वहां से निकलने से पहले एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग भी गिरने वाली होती है। तो सबसे पहले फ्लैश जितने भी लोगों को बचा सकता था जो कि नीचे अवेलेबल थे, पहले उनकी जान बचाता है। मीनवाइल कहानी में एंट्री होती है बैटमैन की और अपनी सुपर बाइक के थ्रू ये पीछा करने लगते हैं उन रॉबर्स का, जिनके पास में इस वक्त पॉइजनाइज्ड गैस होती है। अब तो रॉबर्स को भी मालूम चल चुका था कि हमारे पीछे भूत पड़ चुका है, यानी कि मुसीबत की घड़ी शुरू होने वाली है, तो वो सभी उसके ऊपर गोलियां दागने लगते हैं। मीनवाइल हमारे फ्लैश भाई साहब, जिन्हें अपनी दूरदृष्टि से ये मालूम चलता है कि ऊपर के फ्लोर पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनका कांच टूट चुका है और हर कोई अब नीचे गिरने वाला है। फ्लैश जो कि अपनी पूरी कोशिश करता है सभी बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन उसका मेटाबॉलिज्म अब उसे और ज्यादा तेज भागने की इजाजत नहीं दे रहा था, क्योंकि एक तो वो नाश्ता भी नहीं करके आया था और ऊपर से अभी बहुत दूर से, मतलब ऑलमोस्ट गॉथम सिटी का इतना बड़ा राउंड मारा था, तो पावर पूरी खत्म हो रही थी। तभी उसकी नजर पास ही की एक स्नैक्स बॉक्स पर जाती है और वो उसमें से एक चॉकलेट निकाल कर खा लेता है और फिर जैसे ही पावर आती है धनाधन करके एक एक बच्चों को बचा लेता है। इस वक्त उसके हाथ एक स्ट्रेचर लग चुका था, जिसके अंदर वो सारे बच्चों को लाइन से लेटा देता है। वहीं दूसरी ओर बैटमैन का चेज चल ही रहा होता है उन रॉबर्ट्स के साथ में। तभी और बैटमैन की बाइक के तो जलवे हैं, जो कि अपने सुपर ब्लास्टर्स को ऑन करके फुल स्पीड में चल रही होती है। तभी एक बंदा गाड़ी से बाहर निकलकर गोलियां दागता है और उन गोलियों के चक्कर में एक बड़ा सा ट्रक पलट जाता है, जिसकी वजह से ब्रिज पर एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके में खुद उसकी कार भी पलट जाती है और जैसे वह नीचे गिरने वाला होता है कि तभी बैटमैन उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन इसी बीच सूटकेस रॉबर्ट के हाथ से छूट जाता है, लेकिन यहाँ पर मदद करने के लिए पहुंच जाती है वंडर वुमन, जो कि अपने सत्य की रस्सी से, जैसे कि एल्विश रस्सी भी कहा जाता है, आप बोलेंगे कि एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? खैर, उसका तो पता नहीं, लेकिन एल्विश रस्सी के आगे कोई नहीं बोल सकता। इस वक्त तक यहाँ पर फ्लैश भी पहुंच चुका होता है और जस्टिस लीग की एक छोटी वाली टीम वापस से रियूनियन हो चुकी होती है। बाकी के लोग अलग अलग काम कर रहे होते हैं, इसीलिए वो इस मूवमेंट पर दिखाए नहीं जाते हैं। खैर, अब बैरी एलन जो कि अपनी जॉब पर लेट हो चुका था, आकर एक इंडियन बॉस जिसका नाम डेविड सिंह है उससे ढेर सारी गालियां खाता है और ऊपर से धमकी भी मिल जाती है कि अगर नेक्स्ट टाइम लेट आए तो समझ लेना कि वो कंपनी में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इसी बीच हम कहानी की एक और लीड कैरेक्टर को देख पाते हैं, जिसका नाम होता है
आयरिस। बैरी और आयरिस एक टाइम पर कॉलेज में अच्छे दोस्त हुआ करते थे। आज बैरी एक साइंटिफिक कंपनी में एक साइंटिस्ट की जॉब कर रहा होता है, वहीं दूसरी ओर उसकी फ्रेंड आयरिस बन चुकी होती है एक लॉयर। इन दोनों के ही बीच में बातचीत होती है जहां पर आयरिस बताती है कि तुम्हारे फादर का केस मेरे पास ही आया है। बैरी के फादर का नाम होता है हेनरी और उसकी मदर का नाम होता है नोरा। इल्जाम ये होता है कि हेनरी ने नोरा को जान से मार दिया और इसीलिए वो आज जेल की हवा खा रहे हैं। इस बात को ऑलरेडी 15 साल हो चुके हैं और अब कोर्ट आखिरी सुनवाई के बाद में या तो उन्हें छोड़ देगी और या फिर फांसी की सजा दे दी जाएगी। बैरी के पास अपने पिता को बचाने के लिए सिर्फ एक दिन ही होता है, जिसके बाद वो कुछ लोगों से मिलता है और जुगाड़ करके 15 साल पुरानी एक सीसीटीवी फुटेज निकलवा लेता है। जिसके बाद वो अपने फादर को कॉल लगाता है और बताता है कि जिस दिन मॉम की डेथ हुई उस दिन आप एक शॉपिंग मार्ट में खड़े होकर टमेटो केन खरीद रहे थे, लेकिन आपने टोपी पहन रखी थी और आपका फेस कैमरे में नहीं आया था। इसीलिए अदालत में ये बात साबित करना मुश्किल है कि नोरा एलन का मर्डर आपने नहीं किया। जिसके बाद हम व्यूअर्स को कहानी का पास्ट दिखाया जाता है। ये बात आज से 15 साल पहले की थी, जहां पर बैरी अपनी मॉम नोरा के साथ में किचन में उनकी हेल्प करवा रहा था। तभी वो एक अच्छी सी डिश बनाने वाली थी, लेकिन उसके लिए एक टमेटो केन चाहिए था। तो वो हेनरी से कहती है कि जाकर एक शॉपिंग मार्ट से टमेटो केन ले आओ। हेनरी का कहना था कि आज सुबह ही तो तुम वहां से आई थी, जिस पर नोरा का कहना था कि हाँ सॉरी मैं भूल गई, लेकिन तुम जाकर ले आओ। इन तीनों का ही एक हंसता खेलता परिवार था। जिसके बाद हेनरी निकल जाता है टमेटो का केन लेने के लिए, मगर इसी बीच घर में चोर घुस आते हैं। हालांकि पैसा वैसा इन्हें कुछ मिलता नहीं है, इसलिए बदले में वो नोरा के पेट में चाकू डाल देते हैं। इस वक्त तक हेनरी भी घर पर पहुंच चुका था और अब मौका वारदात पर पुलिस को हेनरी मिल जाता है, तो ये उसे लपेटे में ले लेते हैं। ये सारा किस्सा बैरी के पीठ पीछे हुआ था, क्योंकि वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। इसलिए जब उसे मालूम चला कि उसका पूरा परिवार टूट चुका है तो वो बहुत तेज भागता है। खैर बचपन के तेज भागने से उसे ये पावर्स नहीं मिली, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ प्रेजेंट टाइम में फ्लैश अपनी इन पुरानी बातों का फ्लैशबैक याद करके और तेजी से भागने लगता है और वो अपनी फुल स्पीड फुल पोटेंशियल के साथ अपनी ताकत लगा देता है पूरी, और भागते भागते उससे जनरेट हो जाता है द फ्लैश पॉइंट। इसे अलग अलग कॉमिक्स, अलग अलग एनिमेटेड और अलग अलग मूवीज में नेक्सस पॉइंट या फिर द कैनन पॉइंट के नाम से भी बताया गया है। और इसी ताकत का एक नमूना हमने जस्टिस लीग मूवी में भी देख लिया था, नई वाली जस्टिस लीग, जो कि ऑलमोस्ट 4 घंटे वाली थी। अब इसमें होता यह है कि फ्लैश जब अपने फुल पोटेंशियल से भागता है तो वो स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर लेता है, ये कह सकते हैं उससे भी ज्यादा। जिसके बाद वहां पर एक क्रोनो बॉल बन जाता है। इसके भी 2 सिनोनिम वर्ड्स हैं, या तो इसे टाइम वॉर्प भी कह सकते हैं या फिर क्रोनो बॉल। इसके अंदर होता यह है कि सारी चीजें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक ही जगह पर रहते हुए भी बॉल के बाहर झांक कर देखी जा सकती है। इस बॉल के थ्रू एक ऐसा टाइम लूप क्रिएट होता है, या फिर कह सकते हैं कि एक हाइपर जंप क्रिएट हो जाता है, जहां से पुराने पास्ट में किसी भी वक्त किसी भी दिन पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पर फ्लैश अलग अलग पॉइंट्स को चेकआउट करना शुरू करता है, जैसे कि ऑफिस की कहासुनी, फिर मॉर्निंग के अंदर बच्चों को बचाना और कई सारी चीजें। इन चीजों से फ्लैश को ये बात तो क्लियर हो जाती है कि पास्ट में जाना बिल्कुल पॉसिबल है। अब ये सारी बातें वो आकर ब्रूस वेन को बताता है। ब्रूस वेन जो कि इस वक्त के बैटमैन होते हैं, आगे चलकर और भी दूसरे बैटमैन्स देखने को मिलेंगे, खैर वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस वक्त ब्रूस का बैरी से कहना था कि देखो पास्ट में की गई छेड़खानी फ्यूचर को भी इफेक्ट करेगी, इसलिए कोई ऐसा काम मत कर देना जिससे बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट हो जाए। जिसके बाद वो अपनी महंगी गाड़ी में वहां से निकल जाते हैं। बैरी अपने घर आ जाता है, जहां पर उसे आयरिस मिलती है। आयरिस का कहना था कि मुझे पता चल गया है कि तुमने उस फुटेज को निकलवाने की कोशिश करी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पिता कसूरवार नहीं है, लेकिन उस फुटेज से ये बात क्लियर नहीं होती कि वही हेनरी एलन है या फिर कोई और शख्स। काश तुम्हारी मॉम उस दिन वो टमेटो कैन खुद ही ले आई होती तो आज इतना सब कुछ तुम्हें झेलना ना पड़ता। जिस पर बैरी को ये बात क्लिक होती है कि मैं तो समय में पीछे जा सकता हूँ, और उस दिन हुआ भी तो यही था कि मॉम खाली शॉपिंग मार्ट से एक कैन लाना भूल गई। तो अगर मैं पास्ट में जाकर उनके शॉपिंग कार्ट में वो कैन डाल दूं तो पापा को अगेन वो लेने के लिए जाना भी नहीं पड़ेगा, और घर पे चोर आएंगे तो वो पापा के रहते चोरी नहीं कर पाएंगे, और मॉम की डेथ भी नहीं होगी और मैं अनाथ भी नहीं होऊंगा। अब फ्लैश भाई साहब लगाते हैं अपनी पूरी ताकत, पहुंच जाते हैं उसी टाइम उसे दिन के अंदर जहां इंसिडेंस होने वाला था। हालांकि इस काम को वो करने में कामयाब तो हो चुका था, लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाता है डार्क फ्लैश या फिर इसे इविल फ्लैश भी कह सकते हैं, जो कि रियल फ्लैश को एक जोरदार पंच देता है और फ्लैश अपनी टाइमलाइन में वापस ना पहुंचकर उसी दिन वाली एक अलग
अलग ही टाइमलाइन में गिर जाता है। अब अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो लोकी सीरीज के अंदर TVA यानी कि टाइम वेरिएंट अथॉरिटी जो कि काम करती थी शाश्वत समय रेखा को बनाए रखने का, अगर अलग अलग टाइमलाइंस क्रिएट हो जाती थी जैसे कि सेक्रेट टाइमलाइंस जहां पर दूसरे वेरिएंट्स पाए जाते थे, तो इन लोगों के पास में मिनट्स मैन की एक टीम हुआ करती थी जो कि जाकर सेक्रेट टाइमलाइन को मिटा दिया करती थी और सिर्फ एक मेन यानी कि शाश्वत समय रेखा कंटिन्यू होती थी। लेकिन अभी DC में वहां कोई मिनट मैन है नहीं, तो अलग अलग टाइम जोन, अलग अलग टाइमलाइन, अलग अलग वेरिएंट्स के साथ में कंटिन्यू हो रही होती हैं। अब इस वाली टाइमलाइन में जैसा कि उस दिन नोरा के शॉपिंग कार्ट में टमेटो केन पड़ा होता है, तो आज वो भी जिंदा होती है और बैरी के फादर भी जेल में नहीं होते हैं। वो उन दोनों को देखकर बहुत खुश होता है, गले लगता है और अब उसे जिंदगी अच्छी लग रही होती है। तभी उसके माता पिता का रिएक्शन थोड़ा अलग था कि तुमने बालों के साथ कुछ किया है क्या, बात करने में भी तुम्हारा बिहेवियर अलग लग रहा है, आज थोड़े मैच्योर फील हो रहे हो। तो बैरी को ये बातें कुछ समझ नहीं आती। तभी वो खिड़की से देखता है कि इस टाइमलाइन वाला बैरी अब उसके सामने आ चुका है, यानी कि अब इस टाइमलाइन में दोनों बैरी आमने सामने हैं। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट लाने के लिए हम एक को बोलेंगे यंग बैरी और एक को बोलेंगे किड बैरी। यंग बैरी की खास बात ये थी कि भले ही वो उस क्रोनो बॉल से निकाल दिया गया था, लेकिन स्टिल उसके पास में उसकी पावर्स होती हैं। और किड बैरी जिसे अभी तक उसकी पावर्स मिली नहीं होती है, तो वो एक नॉर्मल बच्चों वाली लाइफ जी रहा होता है। उसे जरूरत से ज्यादा केयर मिल रही थी, मौके पर हर चीज अवेलेबल भी हो जाया करती थी, इसलिए वो थोड़ा बिगड़ेल शहजादा हो चुका था। अब यहाँ यंग बैरी उसे सारा पास्ट बताता है, मतलब सारी स्टोरी क्लियर करता है कि मैं तुम जैसा क्यों दिखता हूँ, हमारे साथ हुआ क्या था, मुझे पावर्स कैसे मिली, लेकिन तुम जो हो वो मैं ही हूँ। यानी कि जब तक तुम्हें पावर्स नहीं मिलेगी तो फ्यूचर में मुझे भी पावर नहीं मिलेगी। और जहां तक रही पावर मिलने वाले दिन की बात, तो आज ही का दिन है। जिसके बाद भागते भागते बैरी पहुंच जाता है अपनी लैब में जहां पर वो काम किया करता था। अब यहाँ पर इस कहानी में एक बहुत ही बढ़िया चीज दिखाई गई है जो कि होता है मॉलिक्यूल्स का इतने फास्ट वे में वाइब्रेट करना कि वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में से निकल जाए। हिंदी में इसको अणु कहते हैं। हमारी जो पूरी बॉडी है ये सब कुछ मॉलिक्यूल से जोड़कर ही तो बना है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी, हमारे सामने का कोई ऑब्जेक्ट, अब चाहे वो लकड़ी हो, कांच हो या फिर कोई सोफा हो, इन सभी में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब फ्लैश भैया के पास में ये पावर थी कि वो अपने आप को बहुत स्पीड से वाइब्रेट कर सकता था, तो वो अपने जितनी भी बॉडी में मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें इस स्पीड से वाइब्रेट करता है कि वो सामने वाले ऑब्जेक्ट या फिर दीवार के आर पार हो जाए। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमने लोकी में भी देखा था। जिसके बाद ही उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर बिजली गिरने वाली थी। अब इस दिन हुआ ये था कि कांच से बिजली टकराई थी, तो यहाँ पर एक केमिकल की शेल्फ थी जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स थे, और जब इलेक्ट्रिसिटी और उन केमिकल्स का मेल हुआ तब जाकर फ्लैश को उसकी एक्चुअल पावर्स उसे मिली। मगर इस मोमेंट पर गड़बड़ ये हो जाती है कि वो किड बैरी को उसकी लोकेशन पर बिठाने के चक्कर में बीच में खुद आ जाता है, और जैसे ही बिजली गिरती है तो उसके शरीर से आर पार होकर किड बैरी को मिलती है। तो यहाँ यंग बैरी की पावर्स तो निकल जाती है और पहुंच जाती है किड बैरी में। ये किड बैरी बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको कैडबेरी कर देते हैं। तो अब हो गए हमारे पास में एक तो बैरी और एक कैडबेरी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैडबेरी चॉकलेट किस किसने खाई है। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, कैडबेरी के पास पावर्स आ चुकी होती हैं फ्लैश की, जिसे चेकआउट करने के लिए वो बहुत तेज भागता है। एक बार भागते उसे मजा आता है तो वो 2-3 बार और भागता है, लेकिन इस वक्त उसके कपड़े इतने कैपेबल नहीं थे कि इतने फास्ट घर्षण को झेल पाए, तो उनमें आग लग जाती है, वो नंगा हो जाता है। और ये कैडबेरी के साथ पहली बार था जहां पर वो इतनी तेज भागा था, तो जाहिर सी बात है जितनी बॉडी की पावर खर्च होगी तो उसे अगेन रीबिल्ड करने के लिए बहुत सारा खाना खाना पड़ेगा। तो कैडबेरी घर आकर हर चीज खाने लग जाता है, पुरानी बासी सब्जी, ठंडा पिज्जा, पुराना चिकन, जो भी बड़ा होता है खा जाता है। नेक्स्ट डे बैरी कैडबेरी को थोड़ी प्रैक्टिस करवाता है कि अपनी शक्तियों को पॉइंट टू पॉइंट कैसे यूज करें, फुल पोटेंशियल तक कैसे जाएं। इसी के साथ वो कैडबेरी को अपना सूट भी दिखाता है जो कि सिर्फ उसकी अंगूठी में होता है। अब यहाँ पर MCU के पिम पार्टिकल्स को भी हम समझ सकते हैं कि कैसे एक छोटी सी चीज को बड़ा और या फिर एक बहुत बड़ी चीज को छोटे में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो फ्लैश का सूट जो कि बहुत छोटा होता है वो फूल करके बड़ा हो जाता है। अब जैसा कि बैटमैन ने कहा था कि पास्ट में किए गए चेंजेस से फ्यूचर भी अफेक्ट होगा, तो वही वाले कांड यहाँ पर भी हो जाते हैं। और हम व्यूअर्स को वो दिन दिखाया जाता है जब मैन ऑफ स्टील से सुपरमैन यानी कि हेनरी कैविल की बॉडी में से कोडेक्स जो कि क्रिप्टोनियन डेटा होता है वो जनरल जॉर्ड लेने के लिए पहुंच चुका होता है। इनके बीच घमासान युद्ध भी होता है। तो वो वाली चेतावनी जनरल जॉर्ड टीवी पर दे रहा था कि भैया अब मैं दुनिया को खत्म करने वाला हूं अगर मुझे कोडेक्स नहीं मिलता है तो। इसी चक्कर में वो प्लेनेट को तबाह करने वाली मशीन भी ले आता है जो कि धनाधन वाइब्रेशन क्रिएट करती जाती है धरती में, और ढेर सारी बिल्डिंग्स टूटने लगती है, बिखरने लगती है, लोग मरने लगते हैं। अब बैरी के पास तो पावर्स होती नहीं है, लेकिन कैडबेरी के पास पावर्स होती है, तो वह एक एक करके
जितनों को बचा सकता था उतनों को बचाता है, जहां पर बैरी का कहना था कि हम जनरल जॉर्ड को अकेले नहीं हरा सकते, इसके लिए हमें सुपरमैन की जरूरत होगी। तो कैडबरी कहता है कि क्या तुम्हारी टीम में और भी लोग हैं, जहां पर बैरी बताता है कि हमारे पास एक्वामैन है, वंडर वुमन है, बैटमैन है और एक साइबॉर्ग भी है। तो ये लोग शुरुआत करते हैं एक्वामैन से, जहां पर इनकी मुलाकात उसके पिताजी आर्थर करी से होती है। लेकिन इस वक्त जैसे कि पास्ट चेंज तो फ्यूचर भी चेंज, तो वो जानते ही नहीं होते हैं कि एक्वामैन कौन है और तुम लोग किस बारे में बातचीत कर रहे हो। अब ये लोग परेशान होकर कैडबरी के दोस्तों के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो सारे के सारे दोस्त भी डफर होते हैं कैडबरी की जैसे, जो कि इनको उल्टी पुल्टी सलाहें देने लगते हैं जनरल जॉर्ड को किस तरीके से मारना है। तभी बैरी को याद आता है कि इस मामले में एल्फ्रेड और बैटमैन ही हमारी हेल्प कर सकते हैं। जिसके बाद वो पहुंचते हैं वेन मैनर में। यहाँ पर सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो होता है बैटमैन में, क्योंकि अब ब्रूस वेन बैन एफ्लेक वाला ब्रूस वेन नहीं होता, वो होता है माइकल कीटन वाला ब्रूस वेन, जो कि इस वक्त बहुत बूढ़ा दिखाया गया है। अभी जो माइकल कीटन वाला बैटमैन है, इन्हें हमने पुरानी मूवीज में भी देखा है और अभी तो कहानी में आगे और भी आएंगे। तो एक तरीके से इन्हें डीसी का आयरन मैन मान सकते हैं, जैसे कि एमसीयू वाले टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन के पास में एक विजन होता था चीजों को संभालने का, चीजों को परखने का, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करने का। इनफैक्ट टोनी स्टार्क ने टाइम डकैती वाली मशीन भी बना ली थी, जिससे कि समय में पीछे आगे जाया जा सके। तो उस तरीके का दिमाग यहाँ पर माइकल कीटन वाले बैटमैन में दिखाया गया है। जब बैरी उन्हें ये सारी बातें समझा रहा था तो ये उनके माइंड में बैठ तो जाती है, मगर वो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता। जहां पर कैडबरी और बैरी उनसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं और दुनिया के खत्म होने का पॉइंट भी बताते हैं कि जनरल जॉर्ड बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर उसे कॉडेक्स नहीं मिला तो वो पूरी धरती को तबाह कर देगा। अब एक मूवी थी जिसके पोस्ट क्रेडिट सीन में बैटमैन ने अपनी पूरी जो गुफा होती है वो फ्लैश के नाम कर दी थी। मैं नाम बोल रहा हूँ मूवी का, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर इन दोनों की हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं माइकल कीटन, जो कि बैटमैन के सूट में बहुत बढ़िया लग रहे होते हैं, मगर होते तो वो भी एक इंसान ही है और एक सुपरमैन यानी कि सुपर ह्यूमन से लड़ने के लिए दूसरा सुपर ह्यूमन ही चाहिए होता है। तो ये अपनी पूरी इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं अपने सैटेलाइट वगैरह से, जहां पर इन्हें मालूम चलता है कि अभी रशिया में एक सुपर ह्यूमन और मौजूद है जो कि पिछले 30 सालों से बर्फ में कैद है। तो अभी तीनों अपना टीम अप करके पहुंच जाते हैं रशिया, उस जेल में जहां पर कैद होता है सुपरमैन। अब यहाँ पर बहुत शानदार मार कुटाई होती है, अच्छी खासी सीजीआई का यूज भी किया है और फाइनली ये सुपर ह्यूमन को बचा लेते हैं। बट अगेन अ बिग ट्विस्ट, हेनरी केवल वाले सुपरमैन नहीं बल्कि यहाँ पर मौजूद होती है उनकी कजिन, जिसका नाम होता है कारा। शी इज अ फीमेल, यानी कि कह सकते हैं कि सुपर गर्ल। और ये वाले सीन हमने इसके ट्रेलर में भी देखे हैं कि कैसे कारा अपनी सुपर पावर, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर फास्टनेस और हार्डकोर ड्यूरेबिलिटी के थ्रू एक एक सोल्जर को पटक कर धो देती है। ना ही उस पर एंटी टैंक बुलेट्स का कोई असर हो रहा था, ना ही बम धमाकों का, और वो एक एक करके सबको मौत के घाट उतारती जा रही थी। जहां पर बैरी, कैडबरी और बैटमैन पूरी अपनी सिचुएशन बताते हैं कि जनरल जॉर्ड धरती पर आ चुका है, कॉडेक्स पाना चाहता है, हमारे पास वो है नहीं, अगर हमने टाइम पर उसे नहीं मारा तो वो दुनिया को मार देगा, यानी कि दुनिया खत्म हो जाएगी। खैर पहले तो कारा इस बात पर अग्री नहीं होती है, क्योंकि इंसानों ने ही उसे 30 साल तक बंदी बनाकर रखा और आज जब इंसान ही खत्म हो रहे हैं तो उसका तो फायदा ही है। लेकिन फिर कैडबरी आकर उसे समझाता है कि तुम्हारे कॉस्ट्यूम पर जो एस बना है, इस एस का मतलब ही होता है होप। और जहां तक रही इंसानों की बात, तो सभी बुरे नहीं होते, बहुत से लोग मासूम भी हैं और उनमें बच्चे भी शामिल हैं, जिस पर कारा मान जाती है। और अब ये लोग निकल पड़ते हैं जनरल जॉर्ड को मारने के लिए, मगर इन्हें अभी भी अपनी टीम में थोड़ी कमी लग रही थी। तो यहाँ पर बैरी कहता है कि अगर मुझे मेरी पावर्स मिल जाएं तो हमारी टीम में एक और टीममेट बढ़ जाएगा, यानी कि मेरी ताकत हम लोगों के काम में ही आएगी। जहां पर बैटमैन कहता है कि मेरे पास कुछ पुरानी मशीन्स है जिनसे एक अच्छा खासा बिजली का झटका लगेगा, तो शायद तुम्हारी पावर्स तुम्हारे पास लौट आए। उस मशीन को चालू किया जाता है, बिजली के झटके को रिपावर किया जाता है और बहुत भयंकर झटका फ्लैश को दिया जाता है, मगर उसकी पावर्स उस तक नहीं आई होती है। इनफैक्ट हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, जिसके बाद कारा उसे उठाकर सूरज की रोशनी दिखाती है, क्योंकि उसे भी उसकी रोशनी सूरज से ही मिलती थी। यानी कि कह सकते हैं कि ये बॉडीज क्रिप्टोनियंस सनरेज को एब्जॉर्व करते थे ताकि फुल पोटेंशियल पे अपनी पावर्स को यूज कर सके। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर जुगाड़ लग जाता है और बैरी बन जाता है दी फ्लैश। खैर अब फ्लैश के पास में तो फ्लैश का सूट होता है, कैडबरी के पास कुछ नहीं होता है, तो वो बैटमैन की एक सूट को रेड कलर करके खुद का एक नया सूट बना लेता है। और फिर बारी आती है दुश्मन का सामना करने की, तो ये लोग अपने प्लेन में बैठते हैं, जबकि कारा तो हवा हवाई खुद ही उड़ने लगती है। तो यहाँ पर कैडबरी अपने फोन से उसकी वीडियो शूट करने लगता है। खैर यहाँ पर हमें एक टीनेजर का थोड़ा सा एज डिफरेंस दिखाया गया है कि एक मेच्योर में और एक टीनेजर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। और फिर बारी आती है इस मूवी की वन ऑफ द बेस्ट फाइट की, जहां
यहाँ पर सुपर ह्यूमंस की फाइट सुपर ह्यूमन से होती है, यानी कि जनरल जॉर्ड अब भिड़ चुका होता है कारा से। इस वक्त जनरल जॉर्ड के साथ उसकी एक असिस्टेंट भी होती है जिसका नाम होता है फ्यूरा। बहुत तगड़ी फाइट होती है यहाँ पर। कैडबेरी भी लड़ाई में आ जाता है, फ्लैश भी लड़ाई में आ जाता है, बैटमैन भी कूद जाता है। अच्छे खासे CGI और तगड़े VFX का यूज हुआ है। एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि मूवी के स्टार्टिंग वाले जो VFX थे उससे ये लास्ट वाले VFX थोड़े बेटर हैं। ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा ही हैं, लेकिन हाँ थोड़े बेटर जरूर हैं। अब इस चलती फाइट में होता यह है कि जनरल जॉर्ड के आगे कारा और बैटमैन यानी कि माइकल केटन नहीं टिक पाते और मारे जाते हैं। और जैसा कि इस मूवी के बीच में कैडबेरी ने आकर कारा से बातचीत करी थी, उसे विश्वास दिलाया था कि तुम उम्मीद की किरण हो। जॉर्ड के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर वो मारी जाती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। फ्लैश ने उसे फ्लैश पॉइंट के बारे में सब कुछ बता दिया था, तो इसलिए कैडबेरी भागता है फुल पावर में और जनरेट कर देता है दी फ्लैश पॉइंट, या फिर कह सकते हैं दी नेक्सस पॉइंट, कैनन पॉइंट भी कह सकते हैं, टाइम वॉर्प भी कह सकते हैं, क्रोनो बॉल भी कह सकते हैं। इतने सारे नाम है, लेकिन सबका मतलब एक ही है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल टाइम के अकॉर्डिंग पीछे से आगे तक जाया जा सकता है, यानी कि पास्ट से फ्यूचर तक पहुंचा जा सकता है। तो बार बार कैडबरी अपने पास्ट में जाता है और जहां पर भी जनरल जॉर्ड बैटमैन या फिर कारा को मारने वाला होता है तो उसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन हर बार कोशिश के बावजूद भी बैटमैन और कारा मारे जाते हैं। तो यहाँ कैडबरी पास्ट में जाना रोकता नहीं है, वो अगेन जाता है, फिर कोशिश करता है उन्हें बचाने की, लेकिन फिर वो मारे जाते हैं। दूर से खड़ा होकर बैरी यानी कि ओरिजिनल फ्लैश ये सारी चीजें देख रहा होता है और वो कैडबरी को मना भी करता है कि भाई ज्यादा मत भाग, एक बड़ा खतरा आएगा, लेकिन कैडबरी उसकी बात नहीं मानता। एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार जा जाकर कोशिश करता है कारा और बैटमैन को बचाने की, लेकिन किसी न किसी वजह से वो जनरल जॉर्ड के हाथों मारे जाते हैं। और वो इतनी बार पास्ट में गया होता है, उसने इतनी फाइट लड़ी होती है, तो उसका जो रेड कलर का सूट होता है वो भी धीरे धीरे करके ब्लैक होता नजर आता है, क्योंकि बम धमाकों के काले निशान उस पर लग जाते हैं। एक पॉइंट पर आकर बैरी कैडबरी को मना कर देता है कि अब तुम पास्ट में नहीं जाओगे, जो होना था वो हो गया, मैंने मेरी शक्तियों से जॉर्ड को मार दिया है, अब हम वापस पीछे जाकर कारा और बैटमैन को नहीं बचा सकते। लेकिन यहाँ पर कैडबरी गुस्सा हो जाता है और उसका एक ईवल रूप हमें देखने को मिलता है। उसके फेस पर जो पुरानी लड़ाइयां हुई थी इस वजह से एक स्क्रैच भी आ चुका था और वो बहुत ही क्रूअल वे के अंदर फ्लैश से बात कर रहा था। तभी उसे क्लिक होता है कि शुरुआत में जिस ईवल फ्लैश ने मुझे मारा था उसके भी चेहरे पर एक निशान था, और तब जाकर उसे समझ में आता है कि वो ब्लैक यानी कि ईवल फ्लैश और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का ही फ्यूचर है। अब देखा जाए तो यहाँ पर 3 बैरी होते हैं, एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। पास्ट वाले की फैंटेसी थी अपनी कारा को बचाना, प्रेजेंट वाले की थी जिस टाइमलाइन से वो आया है उसमें वापस चले जाना, जबकि फ्यूचर वाले की फैंटेसी थी अपनी मॉम को वापस पाना। और इसी चक्कर में उसने न जाने कितनी बार पास्ट से लेकर फ्यूचर में ट्रेवल किया और इतनी ज्यादा बार क्रोनो बॉल को यूज किया, वो भी फुल स्पीड फुल पोटेंशियल के साथ में, कि अब उसकी पूरी ड्रेस ब्लैक हो चुकी थी और वो ये काम आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से कर रहा था। अब यहाँ पर मैं कहानी को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। जो पास्ट और फ्यूचर वाला फ्लैश होता है वो तो एक ही पर्सन है, लेकिन जो प्रेजेंट वाला फ्लैश है वो एक अलग टाइमलाइन से बिलोंग करता है। तो फ्यूचर वाला चाहता है प्रेजेंट वाले को मार देना ताकि हमेशा से वही एग्जिस्टेंस में रहे, लेकिन गलती से वार हो जाता है पास्ट वाले पर। तो जाहिर सी बात है जो पास्ट आगे चल करके फ्यूचर बनेगा, अगर वही मर जाएगा तो फ्यूचर में कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरीके से कहानी का मेन विलन खत्म होता है, लेकिन उसके खत्म होने के साथ साथ पूरा टाइम लूप कोलैप्स होता हुआ दिखाई पड़ता है, जहां पर डिफरेंट टाइमलाइन के डिफरेंट सुपर हीरोज को हम व्यूअर्स देख पाते हैं, जिनके अंदर पुराने और नए वाले बैटमैन, पुराने नए वाले सुपरमैन, पुराने नए वाले एक्वामैन और भी मतलब जस्टिस लीग के जितने भी टीममेट्स होते हैं उनका सबका अलग अलग वेरिएंट दिखाया जाता है, जिनमें से निकोलस केज भी एक होता है। खैर, अब जब प्रेजेंट वाले फ्लैश को ये सारी बात समझ में आ चुकी थी कि पुराने किसी भी चेंजेस से फ्यूचर में चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे, मगर एक आखिरी बार वो अपनी मॉम को देखना चाहता होता है, इसलिए वापस से उस क्रोनो बॉल को यूज करके उस दिन पहुंचता है जिस दिन नोरा एलन टमेटो कैन भूल चुकी थी। खैर, वो अपनी मॉम से मिलता भी है, लेकिन वो उनका फ्यूचर वर्जन होता है, तो वो नोरा अपने बेटे को पहचान नहीं पाती, लेकिन कहीं ना कहीं उसे महसूस हो जाता है कि ये लड़का जाना पहचाना सा है। और बैरी से मिलने के चक्कर में अगेन वो टमेटो कैन भूल जाती है, लेकिन इस बार बैरी वहां से निकलने से पहले टमेटो कैन को ऊपर की शेल्फ पर रख देता है, ताकि अगर कोर्ट ये प्रूफ मांगे कि मर्डर किसने किया है तो सीसीटीवी फुटेज में उसके पिताजी यानी कि
हेनरी एलन की शक्ल आ जाए और ये बात सिद्ध हो जाए कि चोरों ने आकर नोरा को जान से मारा, हेनरी का इसमें कोई भी कसूर नहीं था। तो प्रेजेंट में ये सारी चीजें ठीक हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ भी चीज को छेड़ने से आगे फ्यूचर में चेंजेस होते हैं। तो इस बार जो बैटमैन हमारे सामने आता है वो होता है जॉर्ज क्लूनी वाला बैटमैन। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी का एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहां पर हम बैरी एलन और आर्थर कैरी को देख पाते हैं। लेकिन इस वक्त वो बहुत ज्यादा पिया हुआ होता है, इतना मंड होता है कि नीचे नाले में गिर जाता है। नाला मतलब कह सकते हैं पानी जहां पर जमा हुआ था, और पानी को अपनी दुनिया बताने लगता है। इसका मतलब साफ है कि एक्वामैन 2 जल्द ही आएगी, और जैसे ही आएगी तो इसी तरीके से शानदार वे में उसका एक एक्सप्लेनेशन आपके लिए मिल जाएगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। इसके अगले पार्ट्स भी मैं जल्दी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।